फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बारा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारी सीटेट जुलाई 2025 पेपर 2 साइंस की 5th क्लास है, जिसमें हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 के 2 टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले 4 क्लासेस मैंने चैनल पर करा दी हैं, जिसमें हमने न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 के लगभग 9 चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से सभी क्लासेस को देख लेंगे, क्योंकि जब आप क्लासेस स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज की क्लास में हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे ये हम देख लेते हैं। चैप्टर 10 लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक, जीवित प्राणी उनकी विशेषताओं की खोज, और चैप्टर नंबर 11 नेचर्स ट्रेजर्स यानी कि प्रकृति का खजाना। तो ये 2 चैप्टर आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप लोग क्लासेस पूरा एंड तक देखा करिए, जिससे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपकी जो तैयारी है सीटेट 2025 एग्ज़ाम की वो अच्छी हो जाए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया तो क्या पेपर जुलाई में होगा या नहीं होगा, तो देखिए नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 वीक में। लेकिन आप लोग जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो साइंस का सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए सीटेट 2025 वाला। आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के विद इन 3 मंथ आपको एग्ज़ाम भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर 10 है लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक, जीवित प्राणी उनकी विशेषताओं की खोज। सबसे पहले हम समझेंगे लिविंग और नॉन लिविंग। तो वे वस्तुएं जो जीवित रहने के लिए पानी, हवा और पोषक तत्वों की आवश्यकता जिनको होती है वो लिविंग है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, पेड़ पौधे, बर्ड्स, एनिमल। तो ये सभी क्या है, ये लिविंग है। और नॉन लिविंग क्या है, वे वस्तुएं जिन्हें जीवित रहने के लिए पानी, हवा और पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, वो नॉन लिविंग होती हैं। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सभी नॉन लिविंग के एग्जाम्पल हैं, पेंसिल, चेयर, कार, बुक, मोबाइल फोन, फुटबॉल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग। तो कुछ बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक हैं, विशेषताएं हैं लिविंग बीइंग की, उनको हम समझेंगे। फर्स्ट है ग्रोथ, और इनको हम थोड़ा थोड़ा यहीं पर समझते हुए चलेंगे। तो ग्रोथ क्या है, जो भी हमारी हाइट, वेट और साइज में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। मूवमेंट क्या है, जब हमारी पोजीशन में चेंज आए तो वो क्या है, मूवमेंट है, जैसे कि हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना। इसी तरीके से आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब सोते हैं तो वो बहुत सारी पोजीशन को चेंज करते हैं, कभी हाथ इधर कर लिया, कभी पैर इधर कर लिया, कभी सीधे हो गए, कभी उल्टे हो गए। तो ये सभी क्या है, ये मूवमेंट है। फीडिंग क्या है, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल जीवित रहने के लिए ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि प्रतिक्रियाशीलता, जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं उसके प्रति क्विकली यानी कि जल्दी से रिएक्ट करना। तो ये क्या है, प्रतिक्रियाशीलता है। जो भी चीजें एनवायरनमेंट में हो रही हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रही हैं या फिर हम अपने सेंसेस के थ्रू भी रिस्पॉन्स करते हैं ना चीजों को, तो ये सभी क्या है, प्रतिक्रियाशीलता है। इसी तरीके से प्लांट भी जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपने देखा होगा एक प्लांट होता है टच मी नॉट यानी कि छुई मुई का पौधा होता है, तो जब इसकी आप लीव्स को छूते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं, तो प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। अब एक्सक्रीशन क्या है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना। इसी तरीके से प्लांट्स भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, लेटेक्स, रेजिन और गम, जिसे हम गोंद कहते हैं। तो ये सभी प्लांट्स के लिए तो अपशिष्ट मटेरियल है, लेकिन हमारे यानी कि ह्यूमन के लिए उपयोगी हैं। हम समझेंगे रेस्पायरेशन। तो जो श्वसन की प्रक्रिया है वो भी सभी लिविंग बीइंग में होती है। हम जो ह्यूमन हैं वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरीके से प्लांट CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसको हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल वाली क्लास में अच्छे से समझा है। तो आप सभी फूड वाली और ये वाली क्लास आप सभी देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सभी में जो भी लिविंग बीइंग है उनमें कोशिकीय संरचना भी होती है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, किसी लिविंग बीइंग के द्वारा अपनी ही तरह संतान को जन्म देना रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कहलाता है। और प्लांट बीजों के माध्यम से प्रजनन करते हैं। कुछ प्लांट वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि वनस्पति भागों के माध्यम से भी प्रजनन करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं उसमें हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तो ये क्या है, एडेप्टेशन है। तो ये कुछ बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक है
जो सभी लिविंग बीइंग में होते हैं, और इनके बेसिस पे हम ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ग्रोथ हमने समझ लिया, लाइफ स्पान यानी कि जीवन काल। तो प्रत्येक प्राणी में एक निश्चित अवधि तक जीवित रहते हैं, तो इसी अवधि को जीवन काल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का अलग जीवन काल है, एनिमल्स का अलग है, इसी तरीके से बर्ड्स हैं, उनका अलग जीवन काल है। नेक्स्ट देखेंगे मूवमेंट, तो ये हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे लोकोमोशन। जब स्थान में परिवर्तन हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये क्या है? लोकोमोशन है। फॉर एग्जाम्पल जो एनिमल है वो अपने हाथ पैरों का यूज करके लोकोमोशन करते हैं। इसी तरीके से बर्ड्स अपने पंखों के द्वारा लोकोमोशन करती हैं। इसी तरीके से जो फिश होती हैं वो विंग्स के द्वारा लोकोमोशन करती हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो जनरली क्या शो करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते ना चल के, लेकिन उनमें भी मूवमेंट होता है। कैसे? जो फ्लावर हैं वो पहले बड की फॉर्म में होते हैं ना, छोटी सी एक कली होती है, फिर फ्लावर बन जाता है। इसी तरीके से जो रूट्स ग्रो करती हैं प्लांट्स की, वो भी मूवमेंट ही शो करती हैं। फिर इसी तरीके से जो रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट, जैसे कि टच मी नॉट का जो प्लांट होता है उसको आप टच करिए तो वो सिकुड़ जाता है। तो इस तरीके के मूवमेंट प्लांट में होते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र। तो जीव के जो जीवन चक्र की श्रृंखला होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल कहते हैं। और ये जीवन से शुरू होती है और मृत्यु पर समाप्त होती है। अब हम मॉस्किटो यानी कि मच्छर की लाइफ साइकिल समझेंगे। तो सबसे पहले एग, फिर होता है लार्वा, फिर होता है प्यूपा, फिर एडल्ट। इस तरीके से आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे लार्वा स्टेज क्या है। एक कृमि जैसा जीव एग से निकलता है और ये स्टेज स्टार्ट होती है जब अंडा फूटता है, तो लार्वा अवस्था शुरू होती है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे शिशु कीट भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्यूपा। तो प्यूपा क्या है? जो लार्वा और पूर्ण विकसित एडल्ट के बीच की स्टेज है ना, ये देखिए प्यूपा क्या है? एडल्ट और लार्वा के बीच की स्टेज है, तो इसी को हम प्यूपा स्टेज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम फ्रॉग यानी कि मेढक की लाइफ साइकिल देखेंगे। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहले एग होता है, फिर टैडपोल होता है, फिर फ्रॉगलेट होता है, फिर एडल्ट होता है। तो हम समझेंगे टैडपोल स्टेज क्या है। तो मेढक के जीवन चक्र की वह अवस्था जिसमें वो अंडे से बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये टैडपोल स्टेज है। इस स्टेज में गिल्स और टेल डेवलप हो जाती है। गिल्स मतलब गलफड़े और टेल मतलब पूंछ, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम समझेंगे फ्रॉगलेट स्टेज। तो ये टैडपोल के बाद की स्टेज है। अब इस स्टेज में जो गलफड़े हैं वो गायब हो जाते हैं और जो इनका लंग्स है वो बड़ा हो जाता है इस स्टेज में। तो इस स्टेज में ये ऑलमोस्ट वयस्क हो जाते हैं। इसके बाद फ्रॉग बन जाता है। नेक्स्ट हम समझेंगे प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में, क्योंकि हमने जो लिविंग और नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी उसमें हमने ये भी समझा था कि जो प्लांट होते हैं वो भी लिविंग बीइंग है। तो प्लांट की लाइफ साइकिल समझने से पहले हम समझेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड या फिर सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण क्या है। तो सीड जर्मिनेशन वह प्रोसेस है जिसमें डोरमेंट सीड डेवलप होता है सीडलिंग में। डोरमेंट का मतलब है निष्क्रिय। बीज पहले निष्क्रिय होता है, फिर जब हम उसको सुटेबल टेम्परेचर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि वाटर देते हैं तो वो ग्रो करता है या डेवलप होता है, अंकुर में विकसित हो जाता है। तो जो सीड से अंकुर निकला है ना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं या फिर सीड जर्मिनेशन कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया सीड जर्मिनेशन क्या है। और जो बीज हैं वो तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक कि अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां ना हो, जैसे कि पर्याप्त नमी यानी कि वाटर, ऑक्सीजन और उपयुक्त टेम्परेचर। तो अब हम सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस को किन किन कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है ये हम समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। आप 4 पॉट ले सकते हैं इस तरीके से, उसको आप लेबलिंग कर दीजिए ABCD के नाम से, और फिर आप उनको 15 दिन के लिए बीज लगाकर अलग अलग कंडीशन में रखना है। अब ए वाले पॉट को किस कंडीशन में रखना है? डायरेक्ट सनलाइट देनी है और उसको पानी नहीं देना है। फिर बी वाले पॉट में क्या करना है? उसको सनलाइट भी देनी है और उसमें एक्सेस यानी कि बहुत ज्यादा पानी उसको दे देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी के साथ यहाँ पर मिट्टी भी निकल रही है, तो हमने इतना पानी इसको दे दिया है। सी वाले पॉट में क्या करना है? आप इसको अंधेरे कमरे में रख दें और मिट्टी गीली यानी कि पानी डाल देते हैं।
फिर डी वाले पॉट में क्या करना है, इसको सनलाइट भी देनी है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी हमें देना है। अब हम 15 दिन बाद नोटिस करेंगे या फिर ऑब्जर्व करेंगे क्या हुआ है इन सीड्स के साथ। तो आप देखेंगे कि ए वाले पॉट में जो बीज था उसमें अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन नहीं हुआ है, क्योंकि पौधे को पानी की बहुत ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, बीज को सॉफ्ट करने के लिए, उसको एक्टिवेट होने के लिए। तो जर्मिनेशन तभी होगा जब प्लांट को पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। बी वाले प्लांट में क्या होगा, उसको हमने एयर भी दी थी, सनलाइट भी दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी देने के कारण उसमें क्या हुआ, जो मिट्टी है ना उसमें जो स्पेस होता है वो एक्सेस वाटर की वजह से ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से सीड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा बी वाले पॉट में भी। ओके, ड्यू टू एक्सेस वाटर। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब सी वाले पॉट में जिसे हमने अंधेरे में रखा था, तो उसको एयर भी मिलेगी लेकिन सनलाइट नहीं मिलेगी, वाटर भी हमने दिया था। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जो सीड है वो ग्रो कर गया है, यानी कि सीड जर्मिनेट हो गया है, क्योंकि जो सीड में स्प्राउटिंग है यानी कि अंकुरण होता है स्टार्टिंग का, उसमें सनलाइट की उतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन आगे अगर आप चाहते हैं कि प्लांट ग्रो करे तो उसके लिए सनलाइट की आवश्यकता होगी। अब जो डी वाले पॉट में सीड था उसे हमने सभी चीजें दी, एयर, सनलाइट, वाटर। तो हमने देखा कि जो सीड है वो भी जर्मिनेट होगा और जो प्लांट है उसकी भी आगे ग्रोथ होगी। तो आई होप आपको सीड जर्मिनेशन अच्छे से समझ में आ गया। अब हम समझेंगे प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में। स्टेज फर्स्ट क्या है, बीज हम लगाएंगे और उसे हम सभी रिक्वायरमेंट कंडीशन देंगे, तो उसमें सीड जो है वो जर्मिनेट होगा। थर्ड स्टेज में जो लीफ है वो अच्छे से ग्रो होने लगेंगी। फोर्थ में फ्लावर आएंगे और इन्हीं फ्लावर से जो बच जाएंगे फ्लावर, उन्हीं से फ्रूट डेवलप होगा आगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर इन्हीं फ्रूट से आप बीज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं नेक्स्ट ग्रोथ करने के लिए। फिर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो प्लांट बचा है वो डेड हो जाएगा, उसकी जो लाइफ है वो पूरी हो जाएगी, जो प्लांट है वो सूख जाता है। तो इस तरीके से जो प्लांट की पूरी ये लाइफ साइकिल है इसी तरीके से चलती है। आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए हैं, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना। अब नेक्स्ट हम समझेंगे एक इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, जगदीश चंद्र बोस was an Indian scientist who did some fascinating experiment with plant. He built a machine called a criscograph to record how plants respond to stimuli like light, heat, electricity, and gravity. With this machine, he could measure how fast plants grow. He also showed that plant can sense and respond to stimuli. अब मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जगदीश चंद्र बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट के साथ कई आकर्षक प्रयोग किए। इन्होंने क्रिस्कोग्राफ नामक एक मशीन बनाई जो ये रिकॉर्ड करती थी कि पौधे प्रकाश, गर्मी, बिजली और गुरुत्वाकर्षण जैसी उत्तेजनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और इस मशीन की मदद से वे माप सकते थे कि पौधे कितनी तेजी से वृद्धि करते हैं यानी कि बढ़ते हैं। और उन्होंने यह भी दिखाया कि जो प्लांट होते हैं ना वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई यानी कि उत्तेजनाओं के प्रति, उनको समझते हैं और प्रतिक्रिया भी करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम समझेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 11 है नेचर ट्रेजर्स यानी कि प्रकृति का खजाना। तो इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली डेवलप हुआ है, मानव का इसके विकास में कोई योगदान नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकृति संसाधन कहते हैं। जैसे कि एयर हो गया, सनलाइट होगी, वाटर हो गया, सॉइल हो गई। इसी तरीके से स्टोन यानी कि जो चट्टानें होती हैं वो, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, फोसाइल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन। तो ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं। अब हम इन सबको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे वायु यानी कि एयर। तो जो एयर है वो हमारे वातावरण में हर जगह प्रेजेंट है, हमारे आसपास सभी जगह प्रेजेंट है। ये हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे वातावरण में चारों तरफ फैली हुई है। तो इसमें कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और अन्य छोटी मात्राओं का मिश्रण है। तो और भी गैसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं जैसे कि ऑर्गन, ठीक है, सल्फर, ये सभी गैसेस हमारी एयर में प्रेजेंट होती हैं। अब इनका हम परसेंटेज देखेंगे
तो जो एयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है वो कौन सी गैस है? वो नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन गैस हमारी एयर में प्रेजेंट होती है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं वो एयर में कितनी परसेंटेज होती है? 21% होता है। और बाकी की जो गैसेस हैं उनका क्या परसेंटेज है? 1%। जैसे कि ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सभी 1% प्रेजेंट है एयर में। नेक्स्ट देखेंगे विंड मिल्स यानी कि पवन चक्की। तो आपने इस तरीके की पवन चक्की लगी देखी होंगी कई जगह पर। तो ये कैसे वर्क करती है? जो चलती हुई हवा होती है वो इस पवन चक्की पर एक फोर्स लगाती है, यानी कि एक बल लगाती है, जिससे ये पवन चक्कियां घूमती हैं। तो इनका यूज क्या होता है? आटा चक्की चलाने में, और कुएं से पानी निकालने में, और बिजली पैदा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से बड़े बड़े विंड मिल्स फार्म भी होते हैं जहां पर बड़ी संख्या में ये पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, जिससे बिजली पैदा की जाती है और हवा की एनर्जी का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे वाटर, नेचुरल रिसोर्स है। तो पानी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है और इसका उपयोग हम पीने में, नहाने में, खाना बनाने में, सफाई में, इन सभी दैनिक कार्यों में यूज करते हैं। पानी का मुख्य स्रोत क्या है? बारिश। पानी एक साफ, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन तरल है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। मतलब कि जो अधिकांश पानी है वो कहाँ प्रेजेंट है? महासागरों और समुद्र में। और ये जो महासागरों और समुद्र का पानी है ये कैसा है? ये सलाइन वाटर है, यानी कि ये पीने योग्य पानी नहीं है, ये खारा पानी होता है। और इसको घरेलू यानी कि घरेलू कामकाज में भी यूज नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर में भी यूज नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल यूज में भी इस पानी का यूज नहीं कर सकते। तो जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? बर्फ की चादरों, बर्फ और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हमारे पीने योग्य पानी है। इसी तरीके से तालाबों, नदियों, कुओं, इन सभी में भी जो मीठा पानी मौजूद है वो हमारे पीने योग्य है। तो ये बहुत छोटा हिस्सा हमें मिल पाता है पानी का, इसीलिए जो पानी है वो अनमोल है। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि जो पानी है, जो पीने योग्य पानी है, जो यूज करने योग्य पानी है, उसका कितना कम हिस्सा हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो बहुत प्रीसियस है, हमें इसको सेव करना चाहिए। और पानी को हमें गंदा भी नहीं करना चाहिए। जो नदियों, तालाबों, झीलों, इनका जो पानी है उसको हमें पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। और अब हम किस तरीके से पानी को सेव कर सकते हैं और उसको बर्बाद होने से रोक सकते हैं। तो जो भी हम पानी इस्तेमाल करते हैं, नल हम बंद करके कोई काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम ब्रश कर रहे हो और नल खुला हुआ है उसको आप बंद कर दीजिए। और पानी का जो लीकेज है उसको सही कराना चाहिए। पानी को रिसाइकलिंग करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह करनी चाहिए, जिससे कि पानी की बचत हो सके। तो पानी को संरक्षण करें और उसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। नेक्स्ट देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। ये क्या है? ये पानी को संरक्षित करने का एक मेथड है। इस तरीके से हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं। तो हम समझेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कई इमारतों में वर्षा जल को बाद में उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित किया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इस डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे। ये जो बारिश का पानी है छत पे गिर रहा है और ये पाइप की हेल्प से बड़े बड़े टैंक में जा रहा है। तो इस तरीके से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे सन, नेचुरल रिसोर्स। सूर्य एक चमकदार आकाशीय तारा है जिसके चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह घूमते हैं, जिससे पृथ्वी को गर्मी और प्रकाश प्राप्त होता है। ये मुख्य रूप से किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम का। और विभिन्न उद्देश्यों के लिए हम सूर्य की गर्मी का और इसके प्रकाश का उपयोग करते हैं। सन के प्रेजेंस में जो प्लांट हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। और जो सोलर पैनल होते हैं वो इसकी एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो सोलर पैनल क्या है ये हम समझेंगे। तो इसको हम एक पिक्चर्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये क्या होते हैं? ये सेमी कंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं, और जब इन पर सनलाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उत्पन्न करते हैं, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इस एनर्जी का यूज हम कहाँ करते हैं? हम कुकिंग वगैरह में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सोलर पैनल का यूज करते हैं सन की एनर्जी को स्टोर करने के लिए। अब नेक्स्ट हम समझेंगे सॉइल। यह एक प्राकृतिक निकाय है जो भूमि की सतह पर पाए जाने वाले ठोस, खनिज और कार्बनिक पदार्थ, तरल गैसों से बना होता है। तो जो सॉइल है वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कणों के बीच दूरी होती है उसमें पर्याप्त हवा
होती है, जिससे कि प्लांट ईजिली ग्रो कर पाते हैं और ये रूट को ईजिली ग्रो करने में हेल्प करती है, उनको पर्याप्त स्पेस देती है और सभी प्लांट्स एंड एनिमल इसका हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि जब हम चीज़ों को डिकम्पोज या डिके करते हैं तो इसमें सॉइल का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट समझेंगे फॉरेस्ट, जंगल जिसे हम कहते हैं या वन। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा एक विशाल क्षेत्र होता है जो कि पौधों और वृक्षों से घिरा होता है। और जो वन होते हैं वो पक्षियों, कीटों और कई जंगली जानवरों के लिए प्राकृतिक घर होते हैं। वन जानवरों, कीटों और पक्षियों का भोजन और आश्रय दोनों प्रदान करते हैं। तो अब हम देखेंगे फोसाइल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या है। ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं और ये कोयला, प्राकृतिक गैसें, पेट्रोलियम इनके कंप्रेशन से बने होते हैं। अब नेचुरल गैस क्या है? यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग खाना पकाने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सीएनजी के रूप में वाहनों के लिए ईंधन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम समझेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि नवीनीकरण संसाधन और गैर नवीनीकरण संसाधन। ये क्या होते हैं ये हम समझेंगे। तो जो संसाधन निरंतर उपयोग के बाद भी समाप्त नहीं होते उनको हम कौन से संसाधन बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। और ये कौन से होते हैं? सन, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, ये सभी क्या है? नवीनीकरण संसाधन है। और एक चीज आप सभी याद रखेंगे कि ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हैं? फोसाइल फ्यूल्स सच एज कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें और जो भी दुर्लभ खनिज है वो सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। और ये संसाधन अगर इनका असीमित मात्रा में उपयोग किया जाए तो इन्हें आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता और अगर इनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाए तो ये बहुत तेजी से समाप्त हो जाते हैं और खुद से ये रिस्टोर नहीं होते। तो हमने देखा कि जो भी प्रकृति में खजाने हैं उनके बिना हमारा जीवन पृथ्वी पर असंभव है और हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपना जीवन आरामदायक बनाने के लिए इन खजानों की हमें आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।